नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी कानपुर के रावतपुर की कहानी है। यहाँ पर एक दीक्षित नाम का लड़का रहता है, जिसकी जॉब है जो बैंक में होती है, और उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की का नाम रेखा होता है। ये प्यार इतना प्रगाढ़ रूप, इतना बड़ा रूप ले लेता है कि ये आपस में बात करके, अपने घर वालों से बात करके और शादी तक पहुंच जाते हैं। शादी करने के बाद में दीक्षित है जो बैंक में जॉब लग जाती है, और बैंक में जॉब जब लग जाती है तब अपने गांव से शहर की ओर इसका ट्रांसफ़र है जो होता है। मतलब कहने की बात यह है कि इनको प्यार गांव में होता है, लेकिन जब वो इनकी नौकरी लगती है तो वो नौकरी किसी शहर में लग जाती है। जब शहर में नौकरी लगती है तो माँ बाप से पूछने के बाद में ये बात तय होती है, इस बात का तय किया जाता है कि दीक्षित और रेखा है जो दोनों एक साथ रहेंगे, और वो दोनों शहर के अंदर रहेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और ओकेज़न पे, त्यौहार पे कभी आते जाते रहेंगे। मित्रों, वो चले जाते हैं अपने गांव में, गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, और शहर में जाने के बाद में सुबह से लेकर के 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का जो रूटीन होता है बैंक के अंदर, वो करते हैं। और शादी के दिन है जो हंसी खुशी है जो आगे बीत जाते हैं। शादी के 5 साल बाद, 5 साल शादी को बीत जाते हैं, लेकिन उनके कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। इस बात से रेखा को और दीक्षित को कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों के बीच में कोई लड़ाई की वजह नहीं बन रही थी, किसी को कोई समस्या नहीं थी। न दीक्षित के घर वालों को कोई समस्या थी, न ही रेखा के घर वालों को कोई समस्या थी। इसके बाद में एक दिन दीक्षित है जो बैंक के लिए निकलते हैं, और बैंक निकलने के बाद में जैसे ही शाम को जो टाइम होता है 5 बजे ऑफ का, लेकिन 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक वो अमूमन तौर पर घर पे आ जाया करते हैं, लेकिन उस दिन वो नहीं लौटे। तो जो रेखा है वो बार बार उसको दीक्षित को फ़ोन करते हैं, लेकिन वो फ़ोन भी पिकअप नहीं करते हैं। दूसरा दिन आ जाता है। दूसरा दिन होने पर जो ऑफ़िस का टाइम है वो 10 बजे का ऑफ़िस का टाइम हो जाता है। ऑफ़िस वाले भी बहुत से फ़ोन करते हैं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। इधर रेखा भी परेशान हो जाती है कॉल करके, इधर बैंक वाले भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। और एक समय वो भी आता है जब कॉल रिसीव न करते-करते इतना टाइम हो जाता है कि वो फ़ोन ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि जब कोई कॉल नहीं उठाता और बार बार कॉल जाती हैं तो वो फिर फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा ही रहा होगा दीक्षित के फ़ोन के साथ कि वो फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया होगा। फिर डिस्चार्ज होने के बाद में जो औरत है उसकी, रेखा है, वाइफ़ है उसकी, वो बैंक जाती है। बैंक जाने के बाद में उन कर्मचारियों से बात करती है। फिर वो सब मिलकर के पुलिस को रिपोर्ट देते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में पुलिस है जो तफ्तीश में लगी होती है। इधर शाम को एक कॉल आता है पुलिस के पास कि इस प्रकार का कोई एक व्यक्ति है जो जंगल में मृत अवस्था में पाया गया है, उसकी बॉडी है जो वो वहाँ पड़ी है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, और इधर रेखा का केस फाइल हो चुका था। रेखा को वहाँ बुलाया जाता है कि ये आपके हस्बैंड की, आपके पति की कहीं बॉडी तो नहीं है। जब रेखा वहाँ पहुँचती है तो यह कहती है कि हाँ, यह मेरे पति की ही बॉडी है, ये मेरे पति पति का ही शरीर है, ये मेरे पति दीक्षित हैं। इसको हॉस्पिटलाइज़ कराने की आवश्यकता है। पुलिस हॉस्पिटलाइज़ पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दीक्षित की घरवाली रेखा के कहने पे उसके इलाज के लिए पहले वहाँ हॉस्पिटलाइज़ करवाया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद में पुलिस है जो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में जैसे ही वो सुनती है तो रेखा वहाँ दहाड़ मार-मार के रोने लग जाती है। बहुत बुरा हाल हो जाता है, और उसकी स्थिति और मनोस्थिति हम यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद में पुलिस उसकी बॉडी को, दीक्षित की बॉडी को अपनी पत्नी के साथ उसके सौंप देती है और उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पे पहुंचने के बाद में भी वह बार बार रोती है और दहाड़े चिल्ला चिल्ला के रोती है, इससे कि आसपास के जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो जाया करते हैं, और इकट्ठा होने पर वो कहते हैं कि अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं। लेकिन दीक्षित की पत्नी रेखा ये कहती है कि नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करना है, ये अभी बेहोश है, ये अभी कोमा में है, ये ज़रूर जागेंगे, अभी इनका इलाज चल रहा है। ऐसे में पड़ोसी हैं जो वापस चले जाते हैं, क्योंकि इतनी जान पहचान भी उनकी नहीं होती है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं। रेखा का यही रूटीन रहता है कि वह हमेशा शाम को अपने पति के शरीर को गर्म पानी से, कपड़े से पोंछ करके उससे लिपट के सो जाया करती थी। अच्छे पानी से गर्म पानी को करके और पूरे शरीर को पोंछ करके कपड़े से
और वो लिपट के सो जाया करती थी। ऐसे में काफ़ी दिन बीतने के बाद में बदबू आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो बदबू किसी को नहीं लगती है, क्योंकि जो आसपास के जो लोग थे वो इतने दूर थे कि उनके घर की जो दुर्गंध है वो वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन थी। ऐसे में एक राहगीर है, वो राहगीर वहाँ से कोई निकलता है तो वो उसको दुर्गंध महसूस होती है, तो वो उस घर के अंदर एंटर करता है तो पूछता है कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तो रेखा कहती है कि ये मेरे पति में से आ रही है, मेरे पति हैं, वो अभी कोमा में हैं और जैसे ही ये कोमा से बाहर आएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, इनसे ही दुर्गंध आती है। तो राहगीर भी इस बात को इग्नोर कर देता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे में वापस एक बार फिर से दुर्गंध का माहौल है जो बन जाता है, और जो उनके पड़ोसी दूर दूर रहते थे उन पड़ोसियों के घर तक भी वह दुर्गंध पहुंचना शुरू हो जाती है। ऐसे में वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन फिर रेखा की जिद पर वो वापस चले जाते हैं कि हो सकता है कि कोमा में हो सकता है कि अब ये जल्द स्वस्थ है, जो हो सकते हैं। ऐसे में उन दिनों एक डॉक्टर्स की टीम है जो वहाँ पे सर्वे कर रही थी, वो जब देखती है तब उनके घर पहुँचती है, तब भी उनको यही जवाब मिलता है कि ये अभी कोमा में है, जैसे ही कोमा से बाहर आएंगे एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि दीक्षित का शरीर पूरी तरह से सिकुड़ चुका था, पूरी तरह से एकदम गल चुका था, एकदम शरीर के नाम पर हड्डियां रह चुकी थी। लेकिन फिर भी वो पत्नी रेखा गर्म पानी के पोछे से उसको पोंछ करके लिपट करके सोती थी, यानी कि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जब डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स नहीं मानते हैं, तो उनके घर वालों को सूचित किया जाता है। गांव से पूरे परिवार वाले आ जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं, और उनका दीक्षित का अंतिम संस्कार है जो कर दिया जाता है, और रेखा को पागल खाने भेज दिया जाता है। मित्रों, इस कहानी से आप क्या सीखें, इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहते हैं? मेरी नज़र में तो ये सिर्फ एक पागलपन था। नमस्कार।